हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण कथन जो कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं। तो इससे पहले 2 वीडियो इन कथनों पर मैं डाल चुकी हूँ, तो उससे आगे की वीडियो आज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला कथन है आज कि किसी और कवि की कविताएं उनका इतिहास न हो। मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास हैं। जिंदगी के एक स्नायु के तनाव को एक बार जीवन में और दूसरी बार अपनी कविताओं में जीकर मुक्तिबोध ने अपनी स्मृति के लिए सैकड़ों कविताएं छोड़ी हैं और ये कविताएं ही उनका जीवन वृत्तांत हैं। यह कथन दिया गया है श्रीकांत वर्मा के द्वारा मुक्तिबोध के संबंध में कि जो उनकी कविताएं हैं वो उनके जीवन के से संबंधित हैं। यह वो कहना चाहते हैं कि अपने जीवन के संबंध में ही उन्होंने अपनी कविताओं में लिखा है। अगला कथन है कि मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों से भरी है, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से भी शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहते चलती हैं। ये कथन दिया गया है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। उन्होंने कहा है कि उनकी जो मुक्तिबोध हैं उनकी कविताएं जिज्ञासाओं से अस्थिर हैं और कभी दूर से शोर मचाती हैं और कभी कानों में चुपचाप सी बातें कह देती हैं। अगला कथन है, यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध हैं। कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध हैं। यह कविता के नए प्रतिमान एक रचना का नाम है, तो इसके केंद्र में मुक्तिबोध हैं। यह इससे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यह कथन कहा गया है डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा। डॉक्टर नामवर सिंह का यह कथन है कि कविता के नए प्रतिमान जो रचना है इसके केंद्र में मुक्तिबोध हैं। इस चीज़ को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। तो प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु चरम व्यक्तिवाद को किसने माना है? वह हैं डॉक्टर नामवर सिंह। नामवर सिंह का कथन है कि चरम व्यक्तित्ववाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, अर्थात कि प्रयोगवाद में जो मुख्य तत्व रहा था वह था चरम व्यक्तित्ववाद। अगला कथन है, नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। तो नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। यह कथन दिया गया है डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा कि नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही थी जो छायावाद में निराला जी की थी। अगला कथन है, जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के आगे कुछ नहीं सुनाई पड़ता उन्हें अपनी आँखों का इलाज कराना चाहिए। कि जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के आगे कुछ नहीं सुनाई पड़ता, यानी कि शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास को ही सब कुछ मानते हैं, उसके आगे कोई चीज़ नहीं सोचते हैं, अन्य चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, उसके लिए कहा है कि उन्हें अपनी आँखों का इलाज कराना चाहिए। यह कथन दिया गया है बच्चन सिंह के द्वारा। डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा यह कथन दिया गया है। अगला है कथन, जिसके पास उच्च कोटि के विचार नहीं है, भाववेश नहीं है, यथार्थ का गहरा ज्ञान नहीं है, वह कला को निखारने की कोशिश करके उत्कृष्ट साहित्य नहीं रच सकता। कि जिसके पास उच्च कोटि के विचार नहीं है, भावावेश नहीं है, यथार्थ का गहरा ज्ञान नहीं है, कि जो यथार्थ में मतलब वास्तव में जो चल रहा होता है उसका जब उसे ज्ञान नहीं होता है तो वह कला को निखारने की कोशिश करके उत्कृष्ट साहित्य नहीं रच सकता है। ये कथन दिया गया है डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा। देखते हैं अगला कथन क्या है कि माना कि काव्य से आनंद आता है, लेकिन किस तरह का आनंद आता है, उससे आपके कर्ममय जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, किस तरह के संस्कार आपके मन में बनते बिगड़ते हैं, ये तमाम समस्याएं काव्य शास्त्र की समस्याएं हैं। कि काव्य क्या है, वो हमें आनंद तो देता है, लेकिन वह काव्य किस तरीके का है, उससे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है,
तो यह ही क्या करते हैं कि हमारे संस्कार आपके किस तरह के संस्कार आपके मन में बनते बिगड़ते हैं, अर्थात कि जब आप पढ़ते हो काव्य को तो उस समय आपके मन में कौन से संस्कार बनते हैं, यानी कि अच्छी चीज़ें बनती हैं या कौन सी चीज़ें जो आपके पास पहले से हैं वो बिगड़ती हैं। ये तमाम समस्याएं ही काव्य शास्त्र की समस्याएं हैं। यह कथन दिया गया है डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा। अगला कथन है कि निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न हैं और भवभूति के राम के निकट हैं। यह कथन दिया गया है डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा। तो निराला के मतलब निराला जी ने जो राम की शक्ति पूजा रचना लिखी है और उनके राम क्या है, तुलसीदास के राम से भिन्न है, यानी कि उन्होंने उसमें जिस राम का वर्णन किया है, जिस तरीके से वर्णन किया है, वह विशेषताएं जो तुलसी ने राम की चरित्र में की हैं उनसे बिल्कुल नहीं मेल खाती, बल्कि किससे मेल खाती हैं, भवभूति के राम के निकट हैं। यानी कि भवभूति ने राम का जो चरित्र वर्णन किया है अपने काव्य में, तो उससे ज़्यादा उनकी रचनाएं मतलब कि उनके राम जो हैं मेल खाते हैं, यानी कि उनकी विशेषताएं भवभूति के राम से मिलती हैं। अगला कथन है कि यह कथन दिया गया है रामविलास शर्मा के द्वारा। अगला कथन है मुक्ति बोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। तो मुक्ति बोध को जो अंधेरे में कविता है उसके नायक से अलग करके देखना असंभव है। यह कथन दिया गया है डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्न, कुछ नए कथनों के साथ, जो कि इसी प्रकार के कथनों से जुड़े होंगे और हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। हिंदी टीजीटी पीजीटी में तो कम आते हैं कथन, लेकिन नेट जेआरएफ में ये जो कथन हैं ये ज़्यादा आते हैं। तो और इसके अतिरिक्त अगर नवोदय के एग्जाम की टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये कथन बहुत आते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कथनों के साथ, और इसके साथ ही डेली एक प्रैक्टिस सेट भी क्वेश्चन का, बहुविकल्पी क्वेश्चन का आपको मिलता है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।